गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास ली थी सैटरडे की, उसके अंतर्गत हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने दो सीखा था। कौन कौन सा था? अविकारी और विकारी। क्लियर हो गया? विकारी और अविकारी शब्द। अविकारी और विकारी शब्द में हमने देखा कि जो रूप में परिवर्तन होता है, लिंग वचन कारक के आधार पर जो परिवर्तन जिसमें हो जाता है वो होते हैं हमारे विकारी, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो होता है हमारा अविकारी शब्द। क्लियर? ये था। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण। अविकारी के विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण थे, और अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से थे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, चार थे। चार में से हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद बताए थे? चार भेद बताए थे। कौन कौन से थे? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, सेकंड था हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? यही थे चारों। ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। क्रिया विशेषण के भेद और उसके प्रकार सारे हमने समझ लिए थे। सेकंड नंबर पर आता है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक क्रिया विशेषण। अब संबंध बोधक क्रिया विशेषण लिखिए ऊपर। संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक समझ में आ रहा है? यानी कि जब किसी का किसी संबंध बताया जाता है, वे अविकारी शब्द लिख लीजिए, समझने में इजी रहेगा। वे अविकारी शब्द करवा दिए थे क्या आपको मैंने? नो मैम। ओके, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों, लिख रहे हैं क्या आप? यस मैम। हाँ, लिखते जाइए। शब्दों से उनका संबंध बताते हैं। संबंध बोध अव्यय कहलाते हैं। समझ में आ गया? वे अविकारी शब्द के बाद में कॉमा आएगा। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हमारा एग्जाम्पल देखिए इसमें। जैसे सीता
राम के साथ वन में गई। ठीक है, सेंटेंस हमारा है जैसे सीता राम के साथ वन में गई। अब यहाँ पर किसका किससे संबंध बता रहे? सीता का राम से। साथ कौन से शब्द से पता चल रहा है हमारा कि ये संबंध बोधक है? साथ से। अगर साथ शब्द होगा नहीं होगा तो हमें संबंध का पता नहीं चलेगा। यानी केवल सीता राम वन में गई तो क्या सही निकल रहा है अर्थ अपना? नहीं निकलेगा। वो तब निकल रहा है जब हमें ये पता चला कि सीता राम के साथ वन में गई। सीता के बाद कॉमा, सीता राम के साथ वन में गई। तो साथ शब्द से हमें पता चला कि वह संबंध बोधक है। इसके और एग्जाम्पल देखो। एक एग्जाम्पल जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है। पेड़ पर पक्षी बैठा है। अब यहाँ पे संबंध किससे? पेड़ के ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या पेड़ पर भी लिख सकते हैं, या पेड़ के ऊपर के पर भी रख सकते हैं और ऊपर भी। अब संबंध किसका है? पक्षी का और पेड़ का। लेकिन संबंध का पता किससे चल रहा है? यहाँ से के ऊपर से पता पड़ रहा है कि ये संबंध बोधक क्या है? अव्यय है। यानी यहाँ पर संबंध पता चल रहा है। यहाँ साथ से पता चल रहा है। और एग्जाम्पल बताऊं? राम के पास, या देखिए लिखो, राम के पास बहुत धन है। अब राम है यहाँ पर और धन है, इन दोनों का संबंध है। किससे पता चल रहा है हमारा संबंध? यहाँ पे तो हमें क्वांटिटी पता चली कि कम है कि ज्यादा है कि बहुत है, या तो वो पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे पास शब्द से हमें पता चल रहा है कि राम के पास बहुत सा धन है। इस तरह से जो सेंटेंस में आपको जिन शब्दों के माध्यम से पता चलता है, यानी किसके बाद? संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जो शब्द आकर दूसरे शब्दों से, संज्ञा राम है और दूसरे शब्द है बहुत धन है ना, उन दोनों का पता किससे चलता है? जिन शब्दों से संबंध का पता चलता है वो हमारा संबंध बोधक कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट चले। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? थर्ड टॉपिक क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। अब देखिए समुच्चय बोधक क्या होता है। समुच्चय बोधक, अब इसमें लिखिए समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो अवयव दो शब्दों, समुच्चय बोधक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन। तो जल्दी समझ में आ जाएगा, कंजक्शन। ठीक है, यानी कि या तो दो सेंटेंस को आपस में मिलाने वाले या दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारा समुच्चय बोधक कहलाता है। देखिए, जो अव्यय दो शब्दों व वाक्यांशों दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। यानी कि कौन कौन सी चीजों को? या तो दो शब्दों को या वाक्यांशों को, यानी वाक्य के अंश को यानी हिस्से को, या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक
कहलाते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा इसको, इसके कितने भेद होते हैं? समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। फर्स्ट नंबर पे लिखिए, कौन सा है फर्स्ट नंबर पे बताइए? करवाऊं क्या मेरी फोटो। क्या कह रहे हो? मैम फोटो ही नहीं दिख रही है। फोटो नहीं देखनी, वैसे ही लिखो। संयोजक, दूसरे नंबर का आता है वियोजक, और थर्ड नंबर पर आता है विरोध दर्शक। अब संयोजक में क्या होते हैं? 2 शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय जो और, एवं, तथा के संयोग से अव्यय होते हैं, जैसे राम और। यानी कि कौन कौन से संयोजक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? और, एवं, तथा। कौन कौन से आते हैं? और, एवं, तथा। ये सब आते हैं, वो तो होते हैं सहसंयोजक। ठीक है, इसके अलावा कोई बच्चा ऐड हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? सहसंयोजक के अंदर फिर कौन कौन से आ रहे हैं? और, एवं, तथा। अगर ये शब्द तीनों आते हैं तो वो तो होता है सहसंयोजक के अंतर्गत। वियोजक के अंतर्गत क्या आते हैं? इनके द्वारा 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या काव्यों में से एक या दोनों को का त्याग होता है। ठीक है, दोनों में से एक का त्याग होता है, और उसमें या, वा, अथवा, किवा, या इसके अंतर्गत चाहे, क्या क्या, न की, नहीं तो। यानी नेगेटिव आता है या चाहे, और नेक्स्ट इसके अलावा आता है क्या क्या। मैम, हाँ, क्या लिखा हुआ है? क्या क्या 2 बार क्या क्या शब्द है ओके ना? मैम। न। अगर ये शब्द आ जाए वियोजक, यानी इसके अंदर या तो एक चीज का क्या होगा, कमी होती जाएगी। देखिए इसकी परिभाषा दोबारा सुनिए। इसके द्वारा 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों और 2 वाक्यों में एक या दोनों का त्याग होता है। एक या दोनों का त्याग होता है, जैसे या, वा, किवा, या, चाहे, क्या क्या, न, ऐसे, या न की, या नहीं तो भी लिख लीजिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे था। ना तुम मेरे घर आओ, ना मैं तुम्हारे घर। आगे ना न 2 बार न आया। न तुम मेरे घर आओ, न मैं तुम्हारे घर, है ना? इसके अलावा आ जाता है जल्दी आ जाओ, नहीं तो शाम हो जाएगी। तो नहीं तो शब्द आ गया, जल्दी आ जाओ, नहीं तो शाम हो जाएगी। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हो सकता है तुम पढ़ो या जाओ, तुम पढ़ो या जाओ, तो या शब्द का। इसी तरह से इन शब्दों का जब यूज होता है तो हमारा, ये बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया मैंने, आप केवल इतना भी समझ लोगे ना समुच्चय बोधक कौन से होते हैं। कंजक्शन यानी 2 शब्दों, वाक्यांशों और शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उसके अंदर और, वे, तथा, किवा, या, चाहे, नहीं तो, ये सारे शब्द आते हैं, है ना? ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया। अब
विरोध दर्शक यानी कि विरोध को प्रदर्शित करने वाले। इस योजक द्वारा पहले वाक्य के अर्थ को दूसरे के विरोध में प्रकट किया जाता है। पहले वाले वाक्य को दूसरे के विरोध में प्रकट किया जाता है, जैसे पर, परंतु, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, अगर, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं विरोध दर्शक, है ना। मैं तुम्हारे घर आऊं परंतु तुम्हारी मम्मी मुझे डांटेगी, है ना। मैं तुम्हें अपनी पेंसिल तो दूंगा किंतु तुम मुझे वापस लौटा दोगे, है ना। इस तरह से जो शब्द आते हैं उनमें जो प्रयोग किए जाते हैं वो हो जाते हैं विरोध दर्शक। क्लियर यहाँ तक? आगे Yes, चले। ma'am. समुच्चय बोधक समझ में आ गया। नेक्स्ट Yes, आता है हमारा विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक लिखिए। अब विस्मयादि बोधक क्या होते हैं पता है ये तो हमको। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, कष्ट, खुशी आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यानी ये सारे चिन्ह आते हैं, यानी दुख का भाव, खुशी का भाव, आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव, जिनसे भी विस्मय प्रकट होते हैं वो चिन्ह आते हैं, वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? ओ, हे, ओ, ये वाले शब्द, और आ, हाय, हाय राम, राम राम, इस तरह के शब्द हो जाते हैं। किसी का अरे, अरे, ओ, इस तरह के जो शब्द आते हैं वे विस्मयादि बोधक। इसकी परिभाषा, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, खुशी आदि का भाव प्रकट होते हैं। मैम, हाँ जी। मैम हर्ष के आगे क्या लिखा हुआ है? शोक। दोबारा लिख दूं? शोक, क्लियर? शोक, इन सबके भी कॉमा लगा देना, अल्प विराम। हर्ष, शोक, घृणा, खुशी आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? जैसे यस मैम। इसका एग्जाम्पल फटाफट कर लेते हैं। आहा, ओ, हाँ, अरे, वाह, इस तरह के शब्द। ठीक है, ये सारे हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक चैप्टर? यस मैम। अब इसमें हमारा जो प्रश्न बनकर आता है, फर्स्ट प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया की
विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। सेकंड नंबर का हमारा आता है परिवर्तन की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं हमारे? विकारी और अविकारी। अविकारी शब्दों में शामिल है, अविकारी शब्दों में क्या शामिल है? अविकारी शब्द में क्या शामिल है? ऑप्शन बता देती हूँ, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या क्रिया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द के अंतर्गत हमारा आता है क्रिया विशेषण। और संज्ञा और सर्वनाम क्या है? विकारी। विकारी शब्द। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण शामिल है। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण शामिल है। परिमाणवाचक, रीतिवाचक में स्थानवाचक या इनमें से कोई नहीं? रीतिवाचक। हाँ, निश्चित बोधक क्रिया विशेषण किसमें शामिल है? रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले अव्यय कहलाते हैं? संबंधबोधक। दिख रहा है क्या आपको ये क्वेश्चंस? ये करने के लिए मैंने दिए थे, कर लिए थे क्या कॉपी में आप लोगों ने? ये क्वेश्चन आंसर मैंने, हाँ नो मैम आपने दिए ही नहीं। क्यों क्वेश्चन आंसर दिए थे ना ये करने के लिए? नो मैम नहीं दिए अभी तक आपने। नो मैम अभी आपने नहीं दिए थे। ओके चलिए ठीक है, आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, ये मैं कल आपको दूंगी। ओके मैम। तो क्वेश्चन आंसर आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले अव्यय कहलाते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द। देखो ध्यान से सुनो, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ जिनसे संबंध बताया जाता है वो कौन से शब्द होते हैं? चार है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। अभी पढ़ा था ना अपन ने, संज्ञा और सर्वनाम के बाद में जो शब्द आते हैं जिनसे अन्य शब्दों के साथ में रिलेशन बताया जाता है, जैसे राम सीता के साथ वन में गई, तो 7 शब्द आया था, संज्ञा शब्द था हमारा राम और सीता, वन, तो उसमें जो संबंध बताया था किसके साथ? 7, तो ये होता है संबंधवाचक। अच्छा नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण व क्रिया शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द। बाकी बच्चों की आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे पास भाई? केवल चेतन नहीं पढ़ रहे हैं क्या क्लास में? सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है, क्रिया विशेषण शब्दों को विशेषणता बताने वाले शब्दों को कहते हैं? क्रिया प्रविशेष्य है ना, जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, कि स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले, यानी स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब याद करो, क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? क्रिया। क्रिया की स्थान संबंधी, सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा? क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद बताए? 5, लेकिन मैंने आपको 3 ही बताए थे, याद है ना? 5 बताए नहीं मैंने, लेकिन होते 5 है। ओके नेक्स्ट है, अविकारी पद किसे कहते हैं? याद है हमें? वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता वे हमारे अविकारी पद कहलाते हैं। जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, जैसे उसमें चाहे वचन लिंग जो भी उसके आधार पर परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको आज सेंड कर दूंगी, तो आप प्लीज कर लीजिए।
ओके, कुछ पूछना है आपको? नो मैम, क्लियर हो गया? यस ठीक है। मैम।